डगर है मुश्किल तैयारी से रहिए, छली है वक्त बेदारी से रहिए, जेहन बोले कि समझौते किए जा, दिल कहता है खुददारी से रहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर चेतना पांडे जी। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संवाद कार्यक्रम में। जनमुद्दा से जुड़े हुए जनमुद्दा को देख रहे सभी दर्शकों के प्रति मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। और आपने इस अवसर से जुड़ने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप। चेतना जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यह होता है कि आखिर कक्षा 8वीं की छात्रा जो अचानक से सहजनवा के एक बड़े काव्य मंच पर मौका दे दिया जाता है कि आप आइए और आप एक काव्य की प्रस्तुति, अपने एक कविता पाठ की प्रस्तुति कीजिए। क्या था पूरा प्रकरण? कैसे अचानक से इतने बड़े मंच पे कक्षा 8वीं की एक छोटी सी छात्रा को मौका मिल जाता है? देखिए, साहित्य से और संगीत से बहुत बचपन से जुड़ा रहा, और मुझे लगता है कि जब अक्षर का, शब्दों का ज्ञान शुरू हुआ, उसी के बाद से धीरे धीरे कुछ शब्द जोड़ने की कोशिश भी आरंभ हो गई। मैं तबला भी बजाती हूँ। तो सहजनवा में एक भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज है, वहाँ कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होनी थी। दिन में बच्चों के कुछ कार्यक्रम होने थे और शाम को एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना था। उस समय श्री राम जन्म सिंह जी प्रधानाचार्य थे उस कॉलेज के, और बहुत रचनात्मक व्यक्ति हैं। तो दिन के कार्यक्रम में मेरा पार्टिसिपेशन था, एक तबला वादक के रूप में, एक बाल कलाकार के रूप में। और चूंकि उनको पता था कि मैं कविताएं लिखती हूँ, मेरे पिताजी से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, वैचारिक आदान प्रदान उन लोग का होता रहता था, और मेरी डायरी वगैरह वो देखते रहते थे अक्सर। तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसको शायद इस मंच पर होना चाहिए, और उन्होंने उस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, जिस मंच का आप जिक्र कर रहे हैं कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा को कैसे मौका मिला। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं से उनको जाता है। उन्होंने अवसर प्रदान किया, और उस मंच पर देश के तमाम बड़े रचनाकार, तमाम स्थापित रचनाकार मौजूद थे, और उस मंच पर मुझे पहली बार सरस्वती वंदना पढ़ने का अवसर मिला, और उन रचनाकारों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आपने कहा कि आपको सरस्वती वंदना पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहीं से हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे तरफ से भी एक निवेदन है आपसे, क्योंकि जब साहित्य की बात हो, काव्य की बात हो, लेखनी की बात हो, तो साहित्य की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती की चर्चा न हो, उनकी वंदना न हो, उनकी वंदना से ही ऐसे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक सरस्वती वंदना हमारे दर्शकों को भी सुनाने की कृपा करें। वाणी वंदना की मैं एक वंद में पढ़ती हूँ। उसका बहुत लंबा गीत पढ़ने से फिर चूंकि समय की भी सीमा है, बहुत सारी बातें होनी है, तो मैं माँ को अर्पित करती हूँ। ज्योतिर्मयी नाद की देवी, ज्योतिर्मयी नाद की देवी, वीणा पाणी शारदा माँ, स्तुति के कुछ शब्द सात स्वर, स्तुति के कुछ शब्द सात स्वर, स्वीकारो हैं अर्पण माँ ज्योतिर्मयी। और कामना क्या है कि हो विनीत सुविचारी हो मन, अंतस की हर धुंध छटे, सभी सुखी हो मिट जाए दुख, माँ जन जन का कष्ट कटे, निशि को दिन की राह दिखा दो, निशि को दिन की
राह दिखा दो, स्वीकारो वंदन है माँ, ज्योतिर्मय नाद की देवी। इस कविता पर मैं पूरी तरीके से निःशब्द हूँ। और प्रार्थना प्रार्थना की चीज़ है। प्रार्थना सुनने के बाद हर एक व्यक्ति, वही प्रार्थना सार्थक है जब प्रार्थना सुनने के बाद व्यक्ति का रोम रोम पुलकित हो जाए। और वर्तमान समय में मैं ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा हूँ जिसे बयां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अगर बात की जाए साहित्य के आपकी रचना की, तो 8वीं में आपको पहले मंच मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी शिक्षा को आगे जारी रखते हुए जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचती हैं, तो कैसे साहित्य के पथ पर चलते चलते अचानक से चेतना पांडे, जो कि बाद में जाके डॉक्टर चेतना पांडे बनती हैं, राजनीति की समर में कूद जाती हैं। देखिए, कविता की जो भी मेरी मुख्य जो धारा है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरा वर्णित विषय रहा है, वो जनवादी तेवर है। दुर्बल के पक्ष में खड़ा होना मेरा स्वभाव है। कविताओं का भी स्वभाव है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा भी स्वभाव है। और अगर कुछ खराब है तो तमाशाई बन के वहाँ खड़े रहने से तो बात बनेगी नहीं। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कहीं गंदगी है तो गंदगी साफ करने के लिए उतरना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने भी हाथ गंदे हो जाते हैं गंदगी साफ कर। या बहुत जो अच्छे लोग होते हैं, भद्र लोग, सीधी सीधी ज़िंदगी जीने वाले लोग, उन लोगों के मन में ये होता है कि बहुत बुरी चीज़ है राजनीति, इससे दूर रहना चाहिए। तो मुझे भी लगता था कि जो सबसे बकवास दिमाग होते हैं वो राजनीति में जाते हैं। हालांकि अब भी कभी कभी लगता है, लेकिन उस समय मन में ये विचार आया कि एक आध इलेक्शन देखे हमने, फिर लगा कि कहा तो जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है राजनीति, बहुत बुरी चीज़ है राजनीति, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो है ना। अच्छी है चाहे बुरी है, किसी भी संस्थान में या देश के अंदर राजनीति की ज़रूरत तो है ही, और उस ज़रूरत को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसमें सुधार हम ये कर सकते हैं कि राजनीति अच्छी हो जाए, इसकी कोशिश की जाए। तो छात्र राजनीति में भी जो मेरे पदार्पण की बात जो है, उसके पीछे मेरी इच्छा यही थी, मेरी कामना यही थी कि कुछ रचनात्मक लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, किसी रचनात्मक व्यक्ति की विचारधारा है, वो अप्लाई किए बिना कैसे पता चलेगा कि राजनीति को कैसा होना चाहिए। मेरे मन में भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन भावनाओं को लेकर मैं कहीं व्यक्त ना करूं, मैं किसी सिस्टम में उस रचनात्मकता को लेके जाऊं ना, तो फिर काम कैसे। आपका मानना सीधा सीधा यह है कि अगर राजनीति के दिशा को आपको बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति अच्छी हो, इससे समाज का भला हो, तो केवल लिख कर आप रह न जाएं, जो आप लिख रहे हैं उसे आप फॉलो भी कीजिए, उसे आप ढालिए। जो विचार हैं वो, उन विचारों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हम, दुनिया अच्छी होनी चाहिए, राजनीति को अच्छा होना चाहिए, आम आदमी के पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए, सब हम कहते हैं, लेकिन होगा कैसे? होगा तभी जब कुछ उस सोच के लोग सीधे सीधे उस स्ट्रीम में जाएंगे जहां से व्यवस्था बनती है। डॉक्टर चेतना पांडे का बचपन कैसे बीता? जैसे अमूमन बहुत से बच्चों का जो बचपना होता है, चूँकि आपके पिताजी एक नौकरी में भी रहे, और नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि समय समय पे तबादले हुआ करते हैं। आपका बचपन, प्रारंभिक जो शिक्षा रही, कैसी रही? देखिए, मेरा जन्म जो है, जगतबेला रेलवे स्टेशन के पास एक गांव है मझीगामा, जिस गांव के रहने वाले पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी पहले सांसद हुए स्वतंत्र भारत के, गोरखपुर के, उसी गांव से मेरा ताल्लुक है। पापा मेरे नौकरी पेशा कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट रहे, और मेरी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत, जन्म जगतबेला में हुआ, लेकिन मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई बहुत कम उम्र में पिताजी का स्थानांतरण हो गया सहजनवा में। तो सहजनवा रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे, परिवार हमारा रहता था। तो प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी है वो सहजनवा की ही है, और जो बिल्कुल बचपन का हिस्सा है वो सहजनवा का है। तो जैसा सभी बच्चों का होता है, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, जैसे सामान्य सारे बच्चे होते हैं। अब उसमें थोड़ा सा जुड़ ये जाता है कि साहित्य संगीत के प्रति अनुराग था,
तो बाकी पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी लेनी होती थी, साहित्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती थी वो भी करना होता था। बाकी जो सारे बच्चे करते हैं, दौड़ते दौड़ते घुटने में रोज़ चोट मेरे भी लगी रहती थी। क्या जैसे आम बच्चों के पिता या अभिभावक डांट दिया करते थे या डांट दिया करते हैं अभी भी, बहुत ऐसे जगहों पे देखा जाता है कि कभी कभी शारीरिक प्रताड़ना भी दे दिया जाता है अभिभावकों के द्वारा। चूँकि आपका परिवार शिक्षित परिवार है और लोग नौकरी पेशा थे, तो क्या कभी आपको भी अपने अभिभावकों से ऐसे डांट डपट को सुनने का मौका मिला हो, या कभी ऐसे ही प्रसाद स्वरूप मिला हो? क्या कभी ऐसा कुछ रहा है? नहीं, डाँट डपट तो ख़ैर अब भी सुननी पड़ जाती है, बचपन से अब तक चल रहा है सिलसिला, वो सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जी और जिसको आप प्रसाद कह रहे हैं, जी वो प्रसाद भी यदा-कदा मिलता रहता है और मुझे लगता है मिलते भी रहना चाहिए। जी क्योंकि बच्चे के जीवन में प्रेम अगर ज़रूरी है अभिभावक से, तो कहीं न कहीं से अनुशासित करने के लिए जहाँ एक छोटा दंड होना चाहिए, वो दंड की भी बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल निरंकुश छोड़ देना भी ठीक नहीं होता है। तो होता था मेरे साथ, और डाँट तो ख़ैर अब भी चलती रहती है, जहाँ ज़रूरत होती है पापा डाँटते हैं। काव्य प्रेम के पहले आपको किसी और चीज़ से प्रेम हुआ था। आप एक कुशल तबला वादक भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि कविता के लिए मंच आपको बाद में मिला, पहले आपको तबला वादन के लिए मंच मिला। तो कैसे क्या आप आकृष्ट हुई तबला की तरफ, या कैसा है, थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में? देखिए, एक चीज़ होती है प्रकृति प्रदत्त, कविता में भी ये बात लागू होती है, कविता के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी, संगीत के भी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जन्मजात सुरीले होते हैं, जी, नहीं भी सीखते हैं तब भी बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं भी सीखते हैं, बहुत बढ़िया ढोलक बजा लिया, बहुत बढ़िया कुदरत उनको माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है उन पे। तो इस मामले में मेरा सौभाग्य रहा कि माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर थी। इस रूप में थी कि कभी घर में माँ के साथ बैठे हुए या कहीं गए, या कहीं टेबल रखा हुआ है, तो उस पर कोई ना कोई धुन अपने आप, कहरवा दादरा ठेका बजा लिया, कुछ और बजा लिया। ये और बात है कि तय मालूम नहीं था कि इसको कहरवा कहते हैं, दादरा कहते हैं, लेकिन कुदरती था, वो सारी चीज़ें होती थीं। पापा को भी संगीत से लगाव था, और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थीं, तो उनको भी लगाव था। तो ऐसे घर पे थाली वाली बजाते देख के, मेज़ बजाते देख के, या पढ़ते-पढ़ते पढ़ रहे हैं उसके साथ-साथ उँगलियाँ भी चल रही हैं, तो कहीं उनको ये महसूस हुआ कि शायद इसको तबला सिखाया जा सकता है। तो एक गुरु सहजनवा में रहते थे, श्री टीमल प्रसाद जी उनका नाम था, टीमल मास्टर नाम से बड़े चर्चित थे। असली नाम उनका जो कागज़ पत्तर वाला है वो श्री हरिवंश जी है, लेकिन टीमल मास्टर नाम से लोग उनको जानते थे। और नाट्य विधा को लेकर भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। तो खैर मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, मेरा जब उनसे साबका हुआ, तो उस समय नाट्य विधा से तो उनका वो मतलब नहीं था, और वो किसी को सिखाते भी नहीं थे उस समय तक। आपकी उम्र उस समय लगभग कितनी थी? 4-5 साल, 6 साल ऐसे रही होगी। तो पापा गुरुजी के पास लेके गए, और घर में उनके तबला रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करे बजाओ। तो मैंने 2-3 चीज़ें जो हो पाया, धुन तो कहीं न कहीं से मैंने कहा ना अभी आपको कुदरती थी। तो उन्होंने पापा से कहा कि पांडे जी ने तो बजा दिया दादरा, कहरवा और ये सब कुछ तो है, बाकी उँगली की मुद्राएँ और ये सब चीज़ तो सीखने की बात होती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा बजा तो ठीक है, लेकिन लड़कियां तो तबला नहीं बजाती हैं आमतौर पे, और गायन सीखो। गायन की भी जानकारी उनको थी। 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोकूँगा। मेरा अगला प्रश्न यहीं से था कि क्या डॉक्टर चेतना को भी कभी जेंडर के आधार पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा है? जैसा कि आजकल के मंचों पे देखा जाता है कि काव्य मंच भी सजा हुआ है, तो 7 पुरुष कवि हैं, वहाँ पे 2 महिलाओं को रख लिया जाता है, केवल इसलिए कि एक समाज की परिपाटी पूरी कर ली जाए। और आपने अपने जीवन में पहली घटना पे कहा कि पहले गुरु ने ही आपसे कहा कि लड़कियां तो तबला नहीं बजाती हैं। इस दोनों प्रकरणों को सोच के, चूँकि वर्तमान में आप काव्य मंच को साझा करती हैं, बड़े-बड़े काव्य मंचों पे आप जाती हैं, आपकी प्रस्तुतियाँ होती हैं, वहाँ भी आप देख रही हैं, और बचपन में पहले गुरु ने ही कहा क्या लड़कियां तबला तो नहीं बजाती हैं। तो क्या महसूस करती हैं आप अभी के इस समाज के वातावरण को? देखिए, गुरुजी ने जो कहा वो
दरअसल मेरी दृढ़ता चेक करना चाहते थे, जो अभी मैं महसूस करती हूँ। उस समय छोटा बच्चा तो क्या महसूस करता, लेकिन आज जो महसूस करती हूँ, मुझे चेक करना चाहते थे कि क्या करेगी इस पर, वो क्या इसका ओपिनियन होगा। तो अब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर उद्बोधन देने की उम्र तो मेरी थी नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे तबला ही बजाना है, तो मुझे तबला ही सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है सीखो, और फिर सिखाने लगे। बाकी जो आप बातें कह रहे हैं, ये बात सच है। देखिए कि होता क्या है कि समाज ने फ्रेम बना रखे हैं कुछ, पुरुषों के लिए एक फ्रेम, स्त्रियों के लिए एक फ्रेम, और उस फ्रेम में जब फिट नहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। मेरा एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है, शेर याद आ रहा है, कहिए कि किसी सांचे में फिट नहीं बैठे, किसी सांचे में फिट नहीं बैठे, नहीं होना था अक्सर हो गए हम। किसी सांचे में फिट नहीं बैठे, नहीं होना था अक्सर हो गए हम। अंधेरा बेबसी आंसू उदासी, अंधेरा बेबसी आंसू उदासी, फिर उसके बाद पत्थर हो गए हम। क्या बात है। तो ये जो शेर है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चेतना के लिए ही वो शेर है, ये उन सारे लोगों के लिए शेर है जो फ्रेम में फिट नहीं हो पाते हैं। कविता के मंच की जो बात है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैं यहाँ जनता के बीच में मंच पे आपके सामने कह रही हूँ कि आज भी काव्य मंचों पर महिलाएं सुनने से ज़्यादा देखने का विषय है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 80 साल के किसी पुरुष को कविता पाठ करते देखेंगे, किसी शायर को जिसकी शक्ल सूरत भी ठीक ठाक ना हो, अगर उसके पास कंटेंट है, अगर उसके पास अदायगी है, उसके पास वे प्रेजेंटेशन है, तो आप 80-90 साल के उम्र को भी रचना पाठ करते देखेंगे पुरुष को। लेकिन थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए तो स्त्रियों को आप रचना पाठ करते नहीं देखेंगे, अपवाद चाहे हो। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर। मैं कह रही हूँ, और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। कविता के नाम पर मैं ये नहीं कहती कि कविता लिखी नहीं जा रही है, एक से एक कविता लिखी जा रही है। नई उम्र के बच्चे, नए उम्र के लड़के लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लेके आ रहे हैं, लेकिन स्थापित लोग जो हैं उनमें अच्छा करने वाले लोग कम स्थापित हो रहे हैं, बुरा करने वाले लोग ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं। उसके अलग समीकरण है। राजनीति जो होती है, राजनीति से 1000 गुना ज़्यादा राजनीति दूसरी जगहों पे होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जो आपने कहा कि भेदभाव कहीं ना, अगर किसी लड़की के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है किसी रूप में, तो वो भेदभाव उस जमात में मैं भी शामिल हूँ। चेतना पांडे के लिए कोई अलग से दुनिया थोड़ी ना है, चेतना पांडे उसी दुनिया का हिस्सा है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम आप पढ़ती हैं, उसके बाद आप निरुपमा नामक एक कविता को रचती हैं। क्या थी वह कविता, अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों को। और उसको, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम तो सभी बच्चों के पाठ्यक्रम में होता है, लेकिन या तो बच्चों की उतनी समझ नहीं होती है कि वे समझ पाए। कैसे उस कविता ने आपको प्रभावित किया, उस पोयम ने, और उस पर आपकी ये निरुपमा आई, इसके बारे में बताएं। मैं 9th क्लास की विद्यार्थी थी और एक कविता थी, पाठ्यक्रम का हिस्सा थी, लूसी ग्रे। और बाद में उसी से जुड़ी हुई कविताएं बाद की कक्षाओं में, फिर ग्रेजुएशन के दौरान आती हैं, एजुकेशन ऑफ नेचर, द एजुकेशन ऑफ नेचर करके। तो लूसी ग्रे के नाम के जगह पे निरुपमा नाम, और उस समय जो मुझे जिस तरीके से महसूस होता है, किरदार है लूसी ग्रे का नाम से, उस किरदार को लेके जिस तरीके का भाव मेरे मन में बनता है, और जो उस कविता की जो थीम थी, उस आधार पे जो चीज़ें बनती हैं, उन बिंबों को लेके, उन चीज़ों को लेकर के कविता की रचना हो गई थी माँ सरस्वती की कृपा से। तो अच्छा ये रहा कि मेरी बड़ी बहन मुझे पढ़ती थी, मुझे सुनती थी, और उस रचना के बाद उनको पहली बार फील होने लगा कि हाँ, जो कुछ चल रहा है मामला थोड़ा सीरियस है। सही में कुछ ये है उसकी तरफ। अगर आपको याद हो कुछ पंक्तियाँ उसकी, तो अगर आप सुनाना चाहें। कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ देती हूँ कि वह मखमल जैसी स्निग्ध त्वचा, वह मखमल जैसी स्निग्ध त्वचा, वह केश राशि घन सघन सदृश, अपरूप रूप निःशब्द कह रहा परि वसुधा परिलोक दृष्ट।
कई टुकड़े टुकड़े लंबी कविता का हिस्सा है। क्या ये ऐसे शब्दों का यूज कक्षा 9 में पढ़ने वाली चेतना पांडे ने किया था? नहीं, मैं बार बार इस बात को मानती हूँ कि हम लोग जब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, चेतना पांडे की उंगली से कलम चली जरूर थी, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि लिखा गया ना मुझसे कोई छंद छंद मुझे लिखता आया। कहीं कुछ ऐसा है, कहीं कोई ऐसी डिवाइन पावर है, कहीं माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि वो जिस पे मेहरबान हो जाती हैं वो आ जाती है। नहीं तो ये सही है कि वो जिन जिन शब्दों की बात आप कर रहे हैं, सामान्य तौर पे उस उम्र के बच्चे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके अंदर कुछ मौलिक चीज़ें भी हैं और उसके बाद आप पढ़ते भी हैं, आप लोगों को सुनते समझते हैं, तो उस स्थिति में सुधार होता रहता है। लेकिन मैं हज़ार बार इस बात को मानती हूँ कि जब आप कविता लिखने की मुद्रा में होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी साधना की मुद्रा में होते हैं, और उस साधना में जो सिद्धि प्राप्त होती है वो कहीं और से आ रही होती है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई। हमारे देश के सिपाही या फौजी कहा जाए, हम लोगों के लिए दिन रात, अगर आज वे सीमाओं पर डटे हुए हैं, तभी हम और आप आज यहाँ इतने इत्मीनान से बैठ के इस साक्षात्कार को शूट कर पा रहे हैं। और उनके लिए, उनकी वेदनाओं को लेकर आपकी एक कविता बड़ी चर्चित रहती है, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। अगर आप उसे हमारे दर्शकों तक थोड़ा सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं उन सभी जवानों को प्रणाम करते हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी तरफ और अपनी तरफ से भी एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लूटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लूटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। बहुत ही बेहतरीन कविता। इसका जितना शब्दों में मतलब कैसे बयां किया जाए कि कैसे एक पत्नी का क्या भाव आपने सोच के लिखा होगा। और ये अब एक लंबी कविता है। अगर हमारे दर्शक इस कविता को न सुने हो, इसके बारे में अगर और अधिक न जानते हो, तो आप एक बार डॉक्टर चेतना पांडे जी को फेसबुक पर आप फॉलो करके इस कविता को पूरा आप पढ़ सकते हैं। चेतना जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चला गोरखपुर विश्वविद्यालय में। हिंदी साहित्य का एक प्रोफेसर कैसे इतना मजबूर हो गया कि उसे आंदोलनकारी बनना पड़ा। हिंदी साहित्य में आप कार्य कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में आप पूर्वांचल की तरफ से कवित्रियों में देखा जाए तो सबसे अग्रिम नज़र आती हैं। यहाँ से हिंदी साहित्य के काव्य धारा का ध्वज पताका लेके अगर किसी को कोई स्मृति पटल में दिखे तो डॉक्टर चेतना पांडे दिखती हैं। गोरखपुर में आप निवास करती हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कमलेश कुमार, एक समय आप भी हिंदी साहित्य की यहाँ पे विद्यार्थी रही होंगी। क्या था उस समय का वातावरण गोरखपुर विश्वविद्यालय का, और इस प्रकरण को लेकर अभी आपको क्या समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय कमलेश सर से पढ़ने का भी अवसर मिला है। वो मेरे गुरु भी हैं। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय इसलिए भी है कि विद्वत्ता होना एक बात है और उसके साथ साथ कोई व्यक्ति रीढ़ भी रखता हो तो ये और बड़ी बात है। ये सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति कैसी चल रही है। चाहे आप नियुक्तियों के स्तर की बात कर लीजिए, चाहे आप तमाम तरह के भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे
तमाम मद में बकाया है, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो 8-8 महीने से 10-10 महीने से साल भर से जिनको उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो मूल्यांकन के बाद जिनका मानदेय नहीं मिल रहा है। तमाम अन्य मद में भुगतान, छोटी-छोटी आय का स्रोत है जिनके पास, वो लोग कष्ट में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं और पढ़ाई का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं है, संसाधन की दृष्टि से जो होना चाहिए नहीं है, और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें। ये अच्छा लगता है सुन के कि ये प्लस उसमें 1000 प्लस लगा दीजिए, अच्छा लगता है सुन के। हम लोग इस विद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं और इसकी राजनीति से, छात्र राजनीति से हमारी शुरुआत भी रही है। लेकिन कितना अच्छा होता कि जो ग्रेड है उस ग्रेड के आधार पर चीज़ें भी होती। आदरणीय कमलेश सर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल कागज़ पत्तर लेके वो सही ढंग से वो बात कर रहे हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय के लिए जो सर्वाधिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए, शोध कार्य होना चाहिए, बाकी सब जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए वो पूरी, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। जहाँ तक कमलेश सर की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत भद्र व्यक्ति हैं, मितभाषी हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत हो सही राय देते हैं। और मैंने उनको जब पाया, या तो कक्षा में पाया या तो लाइब्रेरी में पाया। जिस प्रकार की बार बार ये चीज़ें होती है ना कि राजनीति हो रही है, राजनीति का हिस्सा, वो बहुत उस टाइप के व्यक्ति हैं ही नहीं। अगर वो बात कर रहे हैं, अगर वो आंदोलन की मुद्रा में है, अगर वो बार बार प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं चीज़ों का, तो निश्चित रूप से वजह उतनी बड़ी है। और मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ा मैं बैठी भी हूँ, बैठती भी हूँ। और मैं यहाँ इस मंच पर भी कह रही हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो, जो गलत चीज़ों का विरोध कर रहा है, हर उस व्यक्ति के साथ मैं हूँ। और कमलेश सर तो खैर मेरे शिक्षक। फिर भी मेरा प्रश्न आपसे, आपको हिंदी साहित्य में सबसे प्रिय कोई रचना, कोई सबसे जो आपके एकदम दिल के करीब हो, किसी भी साहित्यकार की ऐसी कोई कविता? एक कविता बताना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे निराला जी बहुत पसंद है और उनको मैं पढ़ती रही हूँ। अगर कथा साहित्य में जाएं तो मुझे प्रेमचंद जी बहुत पसंद है और ज़्यादातर लोगों को पसंद है। मैंने शरद चंद्र को पढ़ा है, किशोरावस्था में खूब पढ़ा है। और वाचिक परंपरा का जो एक महत्वपूर्ण नाम रहा है, मैं गोपाल दास नीरज जी को मैं पढ़ती रही हूँ, मैं उनको सुनना पसंद करती हूँ। इसी पर मेरा अगला प्रश्न भी है। गीत आप लिखती रही हैं, गीत की विधा में आपने अच्छा कार्य किया है, आपकी किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। कोई एक प्यारा सा गीत। एक बंद पढ़ देती हूँ। बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गाँव का। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया। अब राजनीति, चूँकि आपका जो कार्यक्षेत्र है साहित्य है, लेकिन साथ ही में जब हम डॉक्टर चेतना पांडे के व्यक्तित्व पर बात करते हैं तो कहीं न कहीं से कुछ ही कदम चलने के बाद राजनीति आपका पीछा नहीं छुड़ाती, राजनीति आ ही जाती है। फिराक साहब से लेके डॉक्टर कुमार विश्वास तक लोग, ऐसा क्या है कि राजनीति में फिट नहीं बैठते? हालांकि हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में
इमरान प्रतापगढ़ी इसके अपवाद हो सकते हैं। फिर भी अगर औसत निकाला जाएगा तो अधिकतर साहित्यकार जो आम जनमानस की बात करता है, लेकिन जब उसे आम जनमानस के ओटों की ज़रूरत होती है तो वह आम जनमानस को अपनी तरफ आकृष्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्या सोचती हैं आप? देखिए, अच्छी अच्छी बात और प्रैक्टिकल बात में बड़ा अंतर होता है। जैसे हम लोग जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, सत्य बोलो, सदाचरण करो, माता पिता का सम्मान करो, ईमानदार रहो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, ये सब बातें बड़ी अच्छी बातें होती हैं। जो साहित्यकार होता है असली वाला, घोषित वाला नहीं, जो असली वाला साहित्यकार होता है वो एक आदर्श दुनिया की कल्पना करता है। उसको लगता है कि अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो ये कतई नहीं चाहेगा कि उसको शराब के एवज में वोट मिले, उसको पैसे के एवज में वोट मिले। वो चाहता है कि मैं जो बातें कहूँ जनता उस पर विश्वास करे, क्योंकि वो दिल से कहता है। लेकिन अच्छा सुनने वालों में, तालियां बजाने वाले लोगों में, यहाँ तो दुनिया ऐसी है कि आदमी मरघट पे खड़ा होता है और अपने आँखों से देखता है कि जीवन का सच क्या है, और जैसे ही पलट के जाता है फिर वो किसकी ज़मीन कब्जानी है, भाई का हिस्सा मारना है, माता पिता की सेवा हम ही क्यों करें, भाई क्यों ना करे। इसी दुनिया के लोग तुरंत मरघट से लौटने के बाद इस तरह की सोच में डूब जाते हैं। तो हम लोग मंच पर तालियां तो बजवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद से जब वो व्यक्ति, जो ताली बजाने वाला व्यक्ति है, जब दुनिया में अपने लौट के जाता है तो फिर उसको भी शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं। उसको भी अच्छा लगता है कहीं से जल्दी से पैसा आता है, रिश्वत दे के ही सही नौकरी मिल जाए। ठीक है नेताजी, पता नहीं 5 साल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो वसूलना है वसूल लो। त्वरित परिणाम की इच्छा परिणाम जी की जो कामना होती है वो आम लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। एक मेरा मुक्तक है कि कभी बदलेगा सब कुछ देख लेना, कभी बदलेगा सब कुछ देख लेना, यहाँ होता है क्या कुछ देख लेना, तुम्हारा झूठ हारेगा किसी दिन और जीतेगा मेरा सच देख लेना। चेतना जी, आम जनमानस जो दैनिक मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, वह साहित्य क्यों सुने या कविताएं उसका भला कैसे करती हैं? आप कहाँ समझ पाती हैं, कितना समझ पाती हैं इस चीज़ को कि एक देखिए, कविताएं ही तो संभाले हुए हैं। जीवन में जितना कुछ है, चाहे वो हनुमान चालीसा के रूप में कविता हो, चाहे रामचरितमानस के रूप में कविता हो, चाहे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, ये पढ़ के संतोष दिलाने का काम संसार में हो रहा हो, या फिर साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये सारी, जब आदमी थकता है तो संबल ढूंढता है। मनुष्य जहाँ संबल नहीं देते हैं वहाँ शब्द संबल देते हैं। तो कविताएं तो हर रूप में, चाहे वो पौराणिक किताबों को आप पढ़ते हैं, चाहे आज के साहित्यकारों को जो भी कुछ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक चीज़ होती है कि नहीं, आज ठीक नहीं है तो कल ठीक होगा, या अगर हमारे पास अभाव है तो वो अभाव भी कहीं ना कहीं से हमको स्वीकार करने का मादा होना चाहिए। सारी कविताएं प्रेरित भी करती हैं, कविताएं संभालती भी हैं। जहाँ धैर्य टूटता है, केवल मजदूर का ही नहीं, किसी का भी जहाँ धैर्य टूटता है कि यार अब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कुछ शेर ना होते, कुछ गज़लें ना होती, कुछ गीत ना होते तो तमाम लोग आत्महत्या कर लेते। कविता इस हद तक संभालती है। जाते जाते हम आपसे, चूँकि आपसे प्रश्न करने का लोभ इतना बड़ा है कि अगर हम एपिसोड को शूट करें तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ की एक समय सीमा है। तो आपके बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए जाते जाते बस आपके आखिरी ही जवाब से एक प्रश्न मैं लूँगा। लोगों को उम्मीद रखना चाहिए, चाहे वह एक प्रतियोगी छात्र हो, चाहे वह एक कुशल राजनीतिज्ञ हो जो कुछ अच्छा करने के लिए समाज में लगा हुआ हो, चाहे वह एक प्रोफेसर कमलेश कुमार की तरह किसी बड़े से विश्वविद्यालय में एक अध्यापक हो जो अपने हिस्से का योगदान दे करके, अपने हिस्से का त्याग करके
दिशा और दशा को बदलने का मादा रखता हो, कम से कम जो लड़ रहा था। ऐसे ही बहुत से अनेकों अनेक प्रोफेसर कमलेश कुमार और अनेकों अनेक प्रतियोगी छात्रों के लिए जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ के अभी तैयारी कर रहे होंगे, उनको संबल देने का जो कार्य आपकी कविताएं करती हैं, ऐसी किसी एक कविता आप जाते जाते हमारे दर्शकों को सुनाते जाइए, ताकि उस कविता के सहारे एक बार वे फिर से उठें, चलें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं। देखिए, जीवन में मैं महसूस करती हूँ कि मनुष्य का जो स्वत्व होता है या मनुष्य का जो स्वाभिमान होता है, मनुष्य जिस तरीके की विचारधारा रखता है, उस विचारधारा के साथ अगर वो जी पाता है, उस विचारधारा का निर्वाह कर लेता है, तो ये भी उसकी जीवन की उपलब्धि है। अगर वो जरा जरा सी बात पे घुटने नहीं टेक देता है, जरा जरा सी बात पे अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर लेता है, तो ये भी उपलब्धि है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पा लेना, देखिए अंततोगत्वा तो वही होना है ना। आप अगर झोपड़ी से निकलेंगे तो भी, महल से निकलेंगे तो भी सोना जमीन पर ही है फाइनली। आप चाहे आपने जिन जिन उदाहरणों की बात की, चाहे आप प्रोफेसर होके, चाहे आप किसान होके, चाहे आप फौजी होकर के, चाहे आप प्रतियोगी छात्र होकर के, चाहे नेता होकर के, अपने दम पर, अपने ढंग से, अपनी शैली में अगर अपना काम कर ले जाते हैं, सफलता असफलता के इतर भी। मुखर्जी नगर में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आईएएस होके आएंगे, बहुत सारे लोग आईएएस होके नहीं भी आएंगे, लेकिन जो लोग ढंग से पढ़ के आएंगे, वो लोग जो जो काम करेंगे समाज में अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके पास जानकारी है, वो देश दुनिया को समझते हैं, तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। नेता भी कोई है, अगर कोई प्रतिनिधित्व करना चाहता है, सांसद विधायक नहीं भी बना, तो सांसद विधायक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, तेवर तो था ना, लीडर तो थे ना। कितने प्रधानमंत्री को देश जानता है गांधी जी से ज़्यादा? गांधी बड़े थे कि कोई प्रधानमंत्री बड़ा है देश का? तमाम ऐसे लोग जो 100 साल की ज़िंदगी जी के जाते हैं, उनसे तमाम ज़्यादा चर्चित तो हमारे 24-24 साल के ऐसे शहीद हुए। जी, सही है। तो एक मेरा मुक्तक है कि जो खुददारी का रास्ता होता है ना, वो कठिन होता है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। हार के भी मज़ा आता है, लगता है कि ठीक हम अपने ढंग से चल तो रहे हैं। तो उसमें एक मेरा मुक्तक है कि मुश्किलें रोज़ चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज़ चली आती हैं तैयारी से, ज़िंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। मुश्किलें रोज़ चली आती हैं तैयारी से, ज़िंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। क्या बात है। बात खुददारी से ही शुरू हुई थी, और कितना अजीब संजोग है, कितना सुखद संजोग है कि बात खुददारी पर ही समाप्त होने जा रही है, विराम लेने जा रही है। आप देख रहे थे सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर चेतना पांडे से संवाद कार्यक्रम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी, और ऐसे ही किसी और शख्सियत से हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करवाएंगे। आप किसे और सुनना, समझना, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।